नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प पॉलिटिकल एनालिसिस पर बात करने वाले हैं। यहाँ हम सीपीआई-एम की पूर्व सांसद मालिनी भट्टाचार्य के इलेक्शन के बाद के रिफ्लेक्शंस को न्यूट्रल तरीके से अनपैक करेंगे। आइए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस नए पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस नजर से देखा है। सोचिए, दशकों तक राजनीति का हिस्सा रहने के बाद जब कोई वेटरन लीडर ऐसी बात कहे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि वो बीजेपी को पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होते देखेंगी। ये स्टेटमेंट अपने आप में दिखाता है कि ये चुनावी बदलाव उनके लिए कितनी बड़ी और हैरान करने वाली सच्चाई थी। तो चलिए सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि चुनाव नतीजों के ठीक बाद एक अनुभवी राजनेता का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अपने अपोनेंट्स को कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। भट्टाचार्य टीएमसी को एक छोटे खतरे और बीजेपी को एक बड़े खतरे के रूप में फ्रेम करती है। उनका मानना है कि कई बार छोटे खतरे को हटाने के चक्कर में एक बहुत बड़ा खतरा सत्ता पर कब्जा कर लेता है। ये उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरी को डिस्प्लेस किया। अब आते हैं एक और अहम पहलू पर, लेफ्ट पार्टी का अपना जमीनी संघर्ष और उनके वर्कर्स का मोराल आखिर किस स्थिति में था। हाँ, नतीजे उनके फेवर में नहीं थे, लेकिन कुछ अहम डेटा पॉइंट्स हैं जो पार्टी के लिए उम्मीद की किरण है। भट्टाचार्य इस बात पर जोर देती हैं कि लेफ्ट का कोर वोट परसेंटेज बिल्कुल नहीं गिरा और उनके सपोर्टर्स ने मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एक इंच दर इंच का स्ट्रगल बताया है और उन सभी पार्टी वर्कर्स के प्रति गहरा आभार जताया है जो थके नहीं, रुके नहीं। लेकिन चुनौतियां सिर्फ आंकड़ों में नहीं थी। उन्होंने इलेक्शन के तुरंत बाद की ग्राउंड रियलिटी को भी हाईलाइट किया, जहां लेफ्ट के बूथ ऑफिसेज, पार्टी दफ्तरों और यहाँ तक कि लेनिन की मूर्तियों को निशाना बनाकर हमले किए गए। ये उनके अनुसार एक बड़ा फिजिकल चैलेंज था जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। खैर, सवाल ये है कि आखिर इस पूरे नतीजे के पीछे असली वजह क्या थी। आइए उनके इस पॉलिटिकल पोस्टमार्टम को थोड़ा और करीब से समझते हैं। उन्होंने इस नतीजे के लिए मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स को जिम्मेवार ठहराया है। पहला, वोटिंग राइट्स का दबाना, जिसे वो मतदान के अधिकारों की हत्या कहती हैं। दूसरा, रूलिंग टीएमसी के खिलाफ एक नेचुरल पब्लिक एंगर यानी एंटी इनकम्बेंसी। तीसरा, इलेक्शन कमीशन पर एक पक्षपाती भूमिका निभाने का आरोप। और चौथा, सबसे खास और दिलचस्प पॉइंट, आरएसएस का पिछले 10 से 15 सालों का बेहद प्रभावी और शांत जमीनी अभियान। इस आखिरी पॉइंट को थोड़ा और डीपली समझते हैं। एक तरफ होता है वो नॉर्मल शोर शराबे वाला इलेक्शन कैंपेन जो हम सब न्यूज में देखते हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस की साइलेंट कैंपेन स्ट्रेटजी। उनके मुताबिक पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से चल रहा ये बिना शोर वाला लगातार जमीनी काम एक असली गेम चेंजर साबित हुआ है। तो अब आगे का रास्ता क्या हो? भट्टाचार्य सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनवाकर नहीं रुकती, वो अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए एक क्लियर रोड मैप भी पेश करती हैं। उनके इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर और डायरेक्ट है। पहला कदम, अपने छोटे पॉलिटिकल सर्कल से बाहर निकलना। दूसरा कदम, वापस एकदम आम साधारण लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, बिना किसी दिखावे के यानी एकदम शो ऑफ फ्री मास ऑर्गेनाइजेशन का जमीनी काम करना। इस नए रोड मैप के आइडियोलॉजिकल दांवों को समझाने के लिए वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट करती हैं। उनके शब्दों में, कम्युनिस्ट सरकार न होने का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि विचारधारा का बदलना है। भट्टाचार्य इस स्टेटमेंट को इस बात के प्रूफ की तरह यूज करती हैं कि असली लड़ाई अब पूरी तरह से आइडियोलॉजी की है। अपनी बात को खत्म करते हुए वो ओपनली एडमिट करती हैं कि ये काम आसान नहीं है। इस वैचारिक लड़ाई को छोटे दायरों से बाहर ले जाने के लिए अब तुरंत एक बिल्कुल नई भाषा और नई स्ट्रैटेजी की सख्त जरूरत है। पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर ने हमें अंत में एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। जैसे जैसे ये अनुभवी नेता इन बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं, भारतीय जमीनी राजनीति में इस आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर यानी वैचारिक लड़ाई का फ्यूचर आखिर क्या होने वाला है? क्या पुरानी विचारधाराएं खुद को नए सांचे में ढाल पाएंगी? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही।